Hello and welcome back to Smart PepNet. So in last lecture we discussed the species diversity, and in this lecture we are going to discuss the ecotone, ecological habitats, age effects, and other topics like ecocline, ecotypes, ecophene, niche, ecological guilds, ecogeographic rules, all these things. From where the questions has been asked in past, and there are probability that question will be asked in future also, और वैसे भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग में चीज़ों को ये टॉपिक्स हेल्प कर सकें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं इकोलॉजिकल हैबिटेट्स को। ठीक है, इकोलॉजिकल हैबिटेट में सिंपल से कि कहाँ रहते हैं, कौन से जीव जंतु। ठीक है, तो आर्किटेक्चर ऑफ प्लेस डिफाइनिंग द हैबिटेट। ठीक है, a habitat is a natural environment where an organism lives, encompassing all biotic and abiotic factors needed for its survival. It is organism's address. ठीक है, जैसे हमारे घर का पता है कि हम यहाँ पे इस मोहल्ले में इस गली में रहते हैं, इन सिमिलर फैशन की हर ऑर्गेनिजम्स का, वेदर प्लांट्स एनिमल्स वटेवर, उनका भी एक है कि हाँ वो यहीं पे इस इन्वायरमेंट में ही, वो इस इन्वायरमेंट बायोटिक एबायोटिक फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कि वो ऐसे ही इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। ठीक है, हैबिटेट का फिजिकल प्लेस विद इन अ इकोसिस्टम। ठीक है, वेरिड इडाफिक क्लाइमेटिक एंड टोपोग्राफिक कंडीशन इन इंडिया क्रिएट्स ए वास्ट एरे ऑफ हैबिटेट्स। जैसे कि एग्जांपल है सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट का, जो कि सलाइन वेटलैंड हैबिटेट है बंगाल टाइगर्स के लिए। थार डेजर्ट में हैबिटेट फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लाके सुंदरबन में रख देंगे तो वो नहीं रह पाएंगे। ठीक है, सिमिलर इन विथ टाइगर्स। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए। अब उसमें एक बात आता है माइक्रो हैबिटेट्स। तो हैबिटेट के अंदर भी ए स्मॉलर स्पेशलाइज सब डिवीजन विद इन हैबिटेट विद डिस्टिंक्ट इन्वायरमेंटल कंडीशन, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो हैबिटेट। जैसे कि द लीफ लिटर ऑन ए फॉरेस्ट फ्लोर, अ ट्री hollow, underside of a rock. The absence of specific microhabitats like sandbanks, nesting site can cause reintroduction programs to fail. Example, घड़ियाल। ठीक है, फिर हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की बात है कि जो हैबिटेट्स होता है अलग अलग और क्या बोलते हैं फ्रेगमेंट होते जाता है, आइसोलेटेड पैच हो जाता है, जिसके कारण कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो आइसोलेटेड हो जाते हैं, उसके बाद उनका सर्वाइवल पे थ्रेट हो जाता है, कई बार वो एक्सटेंड भी कर जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो ये डिफरेंट तरह के हैबिटेट्स हैं, इनको हम ना इकोसिस्टम वाले में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, टंड्रा हो गया। ठीक है, ये लैंड बेस्ड है, जैसे टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड बेस्ड हो गया, जैसे उसमें अलग तरह के वेजिटेशन होंगे, सॉइल होगा, क्लाइमेट होगा, ट्रीज है, मैमल, इंसेक्ट्स है, 29% ऑफ अर्थ है। फिर फ्रेश वाटर हो गया, उसमें लैंटिक होता है, मतलब कि जैसे कि लेक है, पॉन्ड है, एक ही जगह पानी फ्लो नहीं कर रहा है। लोटिक हो गया, जैसे कि रिवर्स है। ठीक है, स्ट्रीम्स हो गए। फिर वेटलैंड्स हो गया हमारा। ठीक है, सैलिनिटी का, रिवर्स का, लेक्स का, मासेस का है। ठीक है, फिश हो गए, एम्फीबियंस हो गए, एक्वाटिक प्लांट्स हो गए। इसमें ये 0.8% ऑफ सरफेस है। फिर मरीन हो गए, मरीन में हो गए कोस्टल हो गए, पेलाजिक हो गया, बेंथिक रीजन हो गया, कोरल रीफ्स हो गए। ठीक है, एस्चुरीज ये सब में हो गया, कैरेस्टिक है, सैलिनिटी ज़्यादा है। ठीक है, इसमें मरीन मैमल्स होते हैं, अलगी होती है, कोरल्स होते हैं। ये 71% ऑफ द अर्थ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मरीन हैबिटेट है। फिर एंथ्रोपोजेनिक है, जैसे एग्रीकल्चर लैंड से, मैनेज फॉरेस्ट है, अर्बन जो इन्वायरमेंट है, तो हमने जो बनाया है वो है। ठीक है, इसमें क्या है, सिलेंथ्रोपिक स्पीसीज हैं, क्रॉप्स है, अभी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब ये माइक्रो हैबिटेट्स को थोड़ा सा देख लें। तो लार्जर हैबिटेट के अंदर ही एक छोटा सा एरिया होता है। ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशन होते हैं जनरल सराउंडिंग से। दीज यूनिक लोकलाइज कंडीशन सपोर्ट अ डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर स्पेसिफिकली एडेप्टेड टू देम। तो माइक्रो हैबिटेट हैबिटेट के अंदर ही होता है। ठीक है, मतलब कि एक बड़ा सेट है, उसके अंदर छोटा सबसेट तो हो गया। ठीक है, और ये हैबिटेट हो गया बड़े इकोसिस्टम का सबसेट। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे समझना है। ये टेम्परेचर हो गया, ए शेडेड एरिया अंडर ए रॉक इज कूलर देन एक्सपोज्ड ग्राउंड नियर बाय। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या, किस किस चीज़ पे ये डिपेंड करता क्या है। जैसे मॉइस्चर हो गया, डिकम्पोजिंग लॉग रिटेन्स मोर मॉइस्चर देन सराउंडिंग फॉरेस्ट फ्लोर। लाइट, द स्पेस beneath द डेंस लीफ लिटर इज मच डार्कर देन द ओपन कॉर्नर। अगर जिसको पसंद नहीं है लाइट, तो वो यहाँ पे जाकर रहेगा। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड केमिकल कंपोजिशन, these variation create a specific niche। ठीक है, allowing for the greater biodiversity within a general habitat। की मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का डाइवर्सिटी भिन्न भिन्न तरह के अलग अलग तरह के उसमें पाए जा सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे हम देखते हैं जैसे फॉरेस्ट प्लॉट पे यहाँ पे एग्जांपल्स दिया है कि रॉटिंग लॉग और ट्री है, तो उसका कंडीशन क्या होगा, डार्क है, मॉइस्ट है, कूलर है, रिच इन डिकेइंग वुड है, तो इस पे ऑर्गेनिज्म जैसे वुड लाइस हो गया, फंजाई हो गए, बीटल्स हो गए। सिमिलरली अगर डेजर्ट पर देखें तो स्पेस अंडर ए रॉक, डेजर्ट में अगर एक लार्जर हैबिटेट है उसके अंदर एक माइक्रो हैबिटेट है, जैसे कि रॉक, स्पेस रॉक के अंडर, ठीक है। तो कैसा होगा कि कूलर होगा, सेडेड होगा, स्लाइटली हायर ह्यूमिडिटी होगा, तो डेजर्ट डेजर्ट ड्वेलिंग इंसेक्ट्स या स्मॉल रेप्टाइल्स उसके नीचे रहते हैं। सिमिलरली ग्रासलैंड में अगर देखें बड़ा हैबिटेट है, उसके अंदर छोटा हैबिटेट क्या है, डेंस क्लम्प ऑफ ग्रास की बहुत एकदम डेंस है वहाँ पे घास, तो वहाँ शेल्टर हो गया, कैमोफ्लेज हो गया, फूड सोर्स हो गया, तो कैटरपिलर्स, ग्रास ऊपर एंड ये सब रहते हैं, ठीक है। कि घर के अंदर घर, जैसे कि आपका घर है, ठीक है, सपोज कि बड़े इकोसिस्टम मतलब समझ लो कि अपना जहाँ पे रहते हो आप, कोई डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में आपका घर हो गया, आपका हैबिटेट है, ठीक है, उस हैबिटेट के अंदर आपका कमरा है जो माइक्रो हैबिटेट है, ठीक है। तो इस तरह से चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हार्मफुल क्रिएट्स हार्मफुल एज इफेक्ट्स की फ्रेगमेंटेड एजेस हैव मोर लाइट विंड एंड टेम्परेचर फ्लक्चुएशन दैन द प्रोटेक्टर इंटीरियर्स, ठीक है। इंटीरियर स्पेशलिस्ट स्पीसी डिक्लाइन, जो इंटीरियर स्पेशलिस्ट होते हैं, कोर हैबिटेट श्रिंक्स फेवरिंग सन लविंग जर्नलिस्ट एंड इन्वेजिव स्पीसीज ओवर सेंसिटिव स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट मतलब कि वो खास जीव जंतु जो कि बहुत ही सैलो इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, नैरो इन्वायरमेंट, नॉट सैलो, नैरो इन्वायरमेंट, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या है कि इस्टेब्लिश वाइल्ड कॉरिडोर को इस्टेब्लिश करें, स्मार्टर रिजर्व बनाएं, ठीक है, बफर जोन बनाएं, रोड वोड भी डिजाइन करते समय ध्यान दें, ठीक है। तो ये हमारा था हैबिटेट, ठीक है। तो बेसिक हैबिटेट में यही जानना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है, इकोटोन, इकोक्लाइन, इकोटाइप्स, इकोफिन, ये सब देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो इकोटोन क्या है, इकोटोन क्या है, वेयर वर्ल्ड्स कोलाइड, मतलब कि दो दुनिया एक साथ आती है। इकोटोन क्या है, इज ए ट्रांजिशन बिटवीन टू एडजेसेंट इकोसिस्टम। द टर्म डिराइव फ्रॉम द ग्रीक ओइकोस मतलब होम, टोनस मतलब टेंशन, रिफ्लेक्टिंग ए डायनेमिक जोन ऑफ टेंशन विद इंटरमीडिएट इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। जैसे कि दो इकोसिस्टम टाइप के, जैसे कि टेरेस्ट्रियल हो गया और मरीन हो गया, ठीक है, उन दोनों के बीच का क्या इकोटोन, जैसे कि मैंग्रोव्स है, तो क्या हो गया, इंटरटाइडल जोन हो गया, कि ना ये तो पूरा टेरेस्ट्रियल है, ना ही पूरी तरह से क्या बोलते हैं मरीन है, तो समथिंग इन बिटवीन, तो ये होगा हमारा इकोटोन का रीजन। जैसे ही सेम, जैसे ही ग्रासलैंड है, डेजर्ट और अगर कह सकते हैं फॉरेस्ट के बीच का अगर इकोसिस्टम ऐसे बड़े स्केल पर देखें तो ग्रासलैंड है, ठीक है, वो इकोटोन है एक तरह से देखा जाए तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इकोटोन का, कि स्पीसीज है बोथ एडजेसेंट कम्युनिटीज प्लस यूनिक एज एडेप्टेड स्पीसी। एज मतलब किनारे पे है, ये टेरेस्ट्रियल अपलैंड का एज है और ये मरीन सी ग्रास का एज है, मतलब खत्म हो गया ना मरीन के, यहाँ से यहाँ पे टेरेस्ट्रियल का खत्म हो गया, ठीक है, बाउंड्री। तो यहाँ पे जो बाउंड्री पे रहने वाले स्पीसीज है जो कि थोड़े थोड़े दोनों साइड की मतलब चीज़ों को वो वैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो एक तो वो स्पीसीज हो गया, एक हो गया जो एकदम पूरा मिक्स है कि 50-50 दोनों साइड का, वो वाले स्पीसीज हो गया। थोड़े थोड़े ये टेरेस्ट्रियल के स्पीसीज, थोड़े थोड़े मरीन के भी स्पीसीज इस एरिया में आते होंगे, इसलिए क्या होता है कि इस एरिया का जो बायोडाइवर्सिटी होता है सबसे हाईएस्ट होता है। कैन बी नैरो और शार्प, ठीक है, और ब्रॉड और ग्रेजुअल, ठीक है। ये नैरो हो सकता है, शार्प हो सकता है, ये नैरो मतलब पतला ही छोटा सा एरिया रहा, ठीक है, या फिर तुरंत से एंड हो गया। ऑफन एग्जिबिट हाइयर स्पीसीज रिचनेस बहुत ज़्यादा होता है एंड पॉपुलेशन डेंसिटी देन इधर एडजॉइनिंग कम्युनिटी की, इससे भी ज़्यादा होगा और इससे भी ज़्यादा यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस होगा। क्लासिफिकेशन बाय फॉर्मेशन के आधार पर देखें तो नेचुरल है, जैसे एस्चुरीज हो गए, एंथ्रोपोजेनिक हो गए जैसे कि फॉरेस्ट फार्मलैंड बाउंड्री है। बाई टाइप देखें तो टेरेस्ट्रियल हो गया, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, ठीक है। एक्वेटिक देखें तो एस्चुरीज, मैंग्रोव्स। रिपेरियन देखें तो रिबंग बैंक्स, समुद्र जो नदी के किनारे होते हैं। एग्जाम्पल्स देख लें तो कुछ सुंदरबन है, जैसे कि मैसिव एस्टुराइन इकोटोन होता है बिटवीन टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट एंड मरीन बे ऑफ बंगाल हो गया। फिर तेराई बेल्ट है कि जो प्लेन का एरिया है और हिमालय वाला एरिया है, उसके बीच में एक रीजन है जिसमें कि तराई रीजन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक फॉरेस्ट ग्रासलैंड इकोटोन है एट फुटहिल्स ऑफ हिमालयस। फिर है नीलगिरी सोला ग्रासलैंड मोजैक्स, ये मोजैक ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रास पैसेस क्रिएटिंग एक्सटेंसिव इकोटोन। तो ये सब अपने यहाँ से एग्जाम्पल है, ठीक है। तो छूट तो नहीं गया ना, नहीं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट हमारा देखते हैं इको क्लाइन। इको क्लाइन क्या है, तो इज ए ग्रेजुअल कंटिन्यूअस ट्रांजिशन बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम वेयर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स चेंज प्रोग्रेसिवली विदाउट ए शार्प बाउंड्री। मतलब कि इको क्लाइन क्या है, ग्रेजुअल है, कंटिन्यूअस ट्रांजिशन बिटवीन, जैसे कि हम धीरे 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 एक इकोसिस्टम, सपोज कि हम फॉरेस्ट है ग्रासलैंड के समय तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो ग्रेजुअल
ट्रांजिशन है, मतलब कि ये सपोज कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, ठीक है, बहुत बड़े पेड़ हैं, फिर यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ होने लगे, फिर और छोटे होने लगे, फिर यहाँ पे थोड़ा बड़े बड़े ग्रास दिखने लगे, फिर और छोटे छोटे ग्रास, तो थोड़ा ऐसे करके ये है इकोसिस्टम, ठीक है। ऐसे जब जाएंगे तो ऐसे लगेगा कि धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। वेयर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स चेंज प्रोग्रेसिवली विदाउट ए शार्प बाउंड्री, कि जो इन्वायरमेंट फैक्टर है वो भी धीरे धीरे बदल रहा है, तो शार्प बाउंड्री नहीं है। दिस ग्रेडियंट इज ए जोन वेयर एंड वन इकोसिस्टम ब्लेंड्स इनटू अनदर, कि एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस्ड बाई a continuous change in abiotic factors like soil type, climate, salinity, pH, ठीक है। ये धीरे धीरे pH, soil टाइप सब धीरे धीरे बदल रहा है, तो उसी हिसाब से स्पीसीज भी मतलब जो वहाँ पे जो स्पीसीज हैं वो भी धीरे धीरे बदल रही हैं, तो वो एकदम से शार्प नहीं दिखता, ठीक है। अनलाइक एन इकोटोन विच इज मोर डिस्टिंक्ट बाउंड्री, जो इकोटोन होता है ना शार्प होता है, बहुत डिस्टिंक्ट दिखता है कि हाँ बिल्कुल अलग से यहाँ पे आ गए हैं चीज़ें तुरंत से, ठीक है। एंड इकोक्लाइन इज कैरेक्टराइज बाई ए स्लो स्टडी शिफ्ट इन स्पीसीज कंपोजिशन एंड एडेप्टेशन अलोंग द ग्रेडियंट, कि जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं, पीएच, सॉइल टाइप सब कुछ बदल रहा है, वैसे वैसे स्पीसीज धीरे 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 बदल रही हैं, तो इसमें अचानक से नहीं पता चलता है कि हम अलग दुनिया में आएंगे, ठीक है। अगर इसको इसको कंपेयर करेंगे तो लगेगा कि हाँ भाई दोनों के किनारों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो लगेगा कि, लेकिन ऐसे बीच में देखेंगे धीरे धीरे तो धीरे धीरे चीज़ें, क्योंकि सॉइल टेम्परेचर सब कुछ धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा इकोटोन, ठीक है। इकोक्लाइन क्या है, जोन ऑफ ग्रेजुअल चेंज इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स अक्रॉस अ ग्रेडियंट। कैरेक्टरिस्टिक क्या ग्रेजुअल चेंज है, फिजियोकेमिकल ग्रेडियंट है, इट इज डिफाइंड बाय ग्रेडियंट ऑफ फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स, जैसे कि टेम्परेचर है, सैलिनिटी है, पीएच है। फिर है स्पीसीज एडेप्टेशन, स्पीसीज एडेप्ट अलोंग इकोक्लाइन शोइंग ए प्रोग्रेसिव चेंज इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एज दे मूव अलोंग द ग्रेडियंट। फिर बायोडाइवर्सिटी रिच है, दीज जोन्स आर ऑफन रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड आर क्रिटिकल फॉर स्टडिंग evolution adaptation as they contain species at various stages of adaptation. फिर है continuous expression, it is joint expression of an associated community and complex environmental gradient, ठीक है। तो ये gradient पे धीरे धीरे, ठीक है, तो कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ये डेजर्ट है, स्क्रब से फिर धीरे धीरे डेजर्ट से चेंज हुआ क्या सॉयल चेंज हुआ, एडाफिक फैक्टर, ठीक है, और सारे फैक्टर्स इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में सब चेंज हुआ, तो क्या हुआ धीरे धीरे ये ड्राई डेजर्ट से 100,000 मीटर पे धीरे धीरे हाइट बढ़ा, ठीक है। हाइट के हिसाब से क्या होगा, टेम्परेचर सब कुछ चेंज होगा, तो वहाँ पे ड्राई वुडलैंड से चपराल सपराल फॉरेस्ट आ गए, फिर धीरे धीरे और ऊपर बढ़ते गया तो फिर बोरियल फॉरेस्ट आ गए, और ऊपर बढ़ेगा, ठीक है, तो और ऊपर तो फिर फॉरेस्ट आ गया, तो ये ग्रेजुअल चेंज हो रहा है ना, ठीक है। तो यही है हमारा एग्जाम्पल किस चीज़ का हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इकोक्लाइन का एग्जाम्पल है, कहाँ गया, हाँ ठीक है। ये ग्रेजुअल जो हमारा जो ग्रेडियंट है वो धीरे धीरे जो चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोक्लाइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इकोटाइप्स, इज जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन एडेप्टेड टू लोकल इन्वायरमेंट। The ecotypes are genetically distinct populations or races within the same species that exhibit phenotypic differences due to adaptation to specific local environmental conditions. These variations are heritable and maintained even when ecotypes are grown under common garden conditions, distinguishing them from phenotypic plasticity, ठीक है, यानी कि कैट्स। इकोटाइप्स क्या है, जेनेटिकली डिस्टिंक्ट, जेनेटिकली वो डिफरेंस है, ठीक है, पॉपुलेशन और रेस, कि वो एक पॉपुलेशन दूसरे पॉपुलेशन से जेनेटिकली डिफरेंस है, ठीक है, जेनेटिकली डिफरेंट है विद इन द सेम स्पीसीज दैट फिनोटाइप, मतलब कि फिनोटाइपिक डिफरेंस होने के कारण, ठीक है, दूसरे इन्वायरमेंट में रहने के कारण होता क्या है कि दूसरे इन्वायरमेंट में रहने के कारण उनके अंदर चेंजेज हैं, ठीक है, उनके अंदर कई सारे चेंजेज हैं जो कि अलग तरह से हमें दिखाते हैं, ठीक है। एडेप्टेशन टू स्पेसिफिक, जैसे कि वो सेम सेम जैसे रेस के हैं, सेम पॉपुलेशन के हैं, लेकिन वो जेनेटिकली डिस्टेंस है क्योंकि दूसरे इन्वायरमेंट में रहने के कारण उनके अंदर फेनोटाइपिक डिफरेंसेस हो गए हैं, ठीक है। और जिनका जो डिफरेंसेज है वो हेरिटेबल है, ठीक है, कि अगर आप उस स्पीसीज को, जैसे कि जो जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन है उनको ला के एक ही जगह पे ला दो तो भी वो क्या बोलते हैं कि वो उनके बीच में डिफरेंस रहे। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि जेनेटिक डिफरेंशिएशन है, कि डिस्टिंक्ट जीनोटाइप्स एडेप्टेड टू लोकल कंडीशन, जैसे कि हेरिटेबल ट्रेट्स परसिस्ट इन इनफॉर्म इन्वायरमेंट्स, जैसे कि एचिलिया लर्नोग्लोसा हाइट है, वेरिएशन अक्रॉस एलिवेशन। फिर है लोकल एडेप्टेशन में अगर देखें एग्जांपल,
तो सुपर फिटनेस इन नेटिव हैबिटेट वर्सेस अदर इकोटाइप्स, जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन और लोकल कंडीशन। यारो इकोटाइप्स फ्रॉम सियरा नेवाडा रिटेन्स अल्टीट्यूड एडेप्टेशन। ठीक है, ऐसे ही फिनोटाइपिक डाइवर्जेंस है कि किसी का रूट सैलो रहेगा, किसी का रूट क्या बोले डेप्थ में रहेगा, क्योंकि वहाँ पे सपोज कि पानी की कमी है तो वहाँ पर डेप्थ में चला गया रूट, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है वो सैलो में ही है। ठीक है, लेकिन वो क्या बिलोंग करते हैं कि सेम स्पीसीज, लेकिन अगर आप उसको ला देंगे सेम इन्वायरमेंट में तो भी वो जेनेटिकली डिफरेंस है। इको टाइप्स में क्या ध्यान रखना है कि जेनेटिकली डिस्टिंक्ट है, भले ही सेम स्पीसीज से है तो भी। ठीक है, जैसे इको टाइप्स बाई इन्वायरमेंटल डाइवर्स देखें तो क्लाइमेट के हिसाब से, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ग्रेडियंट में अगर अलग अलग चेंजेज आ गए तो क्या होता है, बॉडी साइज हमारा जो बदल जाता है, जैसे कि जो बर्गमैन्स का रूल है उसके हिसाब से। जैसे कि क्या बोलते हैं, बेटुला जो ट्री है तो उसका ड्वार्फ और, ठीक है, टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन के हिसाब से ड्वार्फ और ट्री बर्ज फॉर्म्स होते हैं, कि ड्वार्फ मतलब बूस की तरह होगा और वही सेम स्पीसीज का ट्री की तरह होगा, लेकिन दोनों जेनेटिकली डिफरेंट है। अगर दोनों को एक जगह भी आप ला के प्लांट कर दो तो भी वो बूस की तरह ही होगा। क्यों? क्योंकि वो अब उनके जेनेटिक मेकअप का पार्ट हो गया है। सिमिलरली अगर देखें तो इडाफी के सॉइल के आधार पे है। ठीक है ठीक है, फिर है हाइड, अगर एल्टीट्यूडनल के टाइप हाइड्रिक मतलब वाटर एबिलिटी के बाद की वेट परसेंट ड्राई। ठीक है, स्टोमेटल डेंसिटी है, रूट डेप्थ है, ये सब हम देखते हैं। फिर हेलोफाइटिक है कि सैलिनिटी ग्रेडियंट्स का की सॉल्ट कितना है। ठीक है, कि स्पार्टिना ग्रास कोस्टल वर्सेस इनलैंड इकोटाइप्स, की स्पार्टिना ग्रास है कोस्टल पर अलग तरह से होता है, इनलैंड में अलग तरह का होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं कि इन्वायरमेंटल टाइप्स कर रहे हैं इको टाइप्स, वही जो एग्जाम्पल में ड्वार्फ फॉर्म में है। ठीक है, जो बर्च फॉर्म है, जैसे कि आर्कटिक फॉक्स है इको टाइप, तो आर्कटिक फॉक्स क्या वाइट होते हैं, उनका थिक फर होता है आर्कटिक रीजन में, लेकिन जो जंगल के फॉक्स होते हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंट होते हैं, इनका कलर भी वाइट होता है ताकि वहाँ पे वो कैमोफ्लेज कर सकें। जंगल के फॉरेस्ट का जंगल के हिसाब से कलर होता है ताकि वहाँ पे वो कैमोफ्लेज कर सकें। सेम गोज विद डेजर्ट श्रब्स है। ठीक है, माउंटेन पाइन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्या है, इकोफिन environmentally induced phenotypic variation. Ecophin, also called ICADs or habitat forms, refer to a range of phenotypes, morphologically, physiological, or behavioral variations produced by a single genotype in response to different environmental conditions within the same species. These are non-genetic reversible adaptations driven by phenotypic plasticity, not heritable change. इकोफिन में खास बात क्या है कि ये रिवर्सिबल एडेप्टेशन है और नॉन जेनेटिक है, मतलब कि अगर एक स्पीसीज है, ठीक है, वो एक दूसरे इन्वायरमेंट में चला जाता है तो उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा वो उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है, लेकिन वापस से उसको उसके डिफरेंट एपियरेंस हो जाएंगे, फंक्शन हो जाएंगे, लेकिन वापस से उसको सेम इन्वायरमेंट में ला दो तो फिर से वो रिवर्सिबल कर लेगा, वो एडेप्टेशन में सेम जैसे पहले था फिर से वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंपल भाषा में कहें कि सेम स्पीसीज प्लस डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट अपीयरेंस और फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें की कैरेक्टरिस्टिक देखें इसके, तो क्या है, फिनोटाइपिक वेरिएशन, चेंज इन साइज ड्यू टू इन्वायरमेंट। ठीक है, जेनेटिक बेसिस नहीं, फुल्ली रिवर्सिबल अपॉन इन्वायरमेंटल चेंज, कि अगर ठंडे वाले एरिया में है कोई पौधे को रोपते हैं तो छोटे छोटे पत्ते हो रहे हैं, छोटे छोटे वो ग्रो कर रहे हैं, उसी को फिर प्लेन में ला दिए हैं तो वो बड़े बड़े बड़ा पेड़ की तरह हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल है। फिर ट्रिगर क्या है, तो लोकल हैबिटेट फैक्टर्स जैसे लाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट, टेम्परेचर, इसके आधार पर इपिजेनेटिक डेवलपमेंटल रिस्पॉन्स है। टेम्प्ररी सर्वाइवल स्ट्रेटजी, मतलब कि वो सर्वाइवल के लिए के हिसाब से वो फिर अपनी चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। इनहेरिटेंस क्या है, नॉट पास्ड बाई टू ऑफ स्प्रिंग, नो डीएनए सीक्वेंस चेंज नहीं होता। रिसेट इन नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को वहाँ से ला के फिर यहाँ कर देंगे तो उस इन्वायरमेंट में ला देंगे तो हो जाएगा। टाइम स्केल इमीडिएट टू वन जनरेशन, प्लास्टिसिटी मैकेनिज्म जेनेटिक बेसिस क्या है, और रैपिड एडजस्टमेंट, की फिर दूसरी जगह इन्वायरमेंट लाओ तो रैपिडली वो एडजस्ट कर जाते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल है सन प्लांट का और सेड प्लांट का। ये सन जो प्लांट से सन में रहता है बहुत, तो उसका लार्ज सेल होता है, स्मॉल क्लोरोप्लास्ट होता है, फ्यू थिन ग्रेना स्टाक होता है, लो क्लोरोफिल होता है। ठीक है, लो क्लोरोफिल रूबिस्को रेशियो होता है। वही शेड में रखो तो स्मॉल सेल हो जाता है, लार्ज क्लोरोप्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो एडजस्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से। लिप्स क्या होते हैं, स्मॉल थिक लिप्स होते हैं, अगर सन में रखे हैं प्लांट्स को तो वही प्लांट्स को अगर शेड में रखें तो लार्ज थिन लिप्स हो जाता है। ठीक है, तो ये सब है कि प्लांट में अगर देखा जाए सन में है तो लो लीफ एरिया रेशियो है, वही अगर शेड में है तो हाई लीफ एरिया रेशियो है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। वही अगर सन में है तो हाई फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी है, हाई कंपनसेशन इरिडेंस है, और वही अगर देखा जाए तो लो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी है, लो कंपनसेशन इरिडेंस है। तो ये डिफरेंस ऐसी है। ठीक है, तो इसमें ये रिवर्सिबल है, ये जेनेटिक चेंज नहीं है। तो इकोफिन में अगर नहीं, हेरिटेबिलिटी है नहीं,
ठीक है। सन सन वर्सेस शेड लीव्स ऑन सेम प्लांट्स, रिवर्सिबल है। इको टाइम में है जेनेटिक चेंज, यस। माइनर हेरिटेबिलिटी है, यस। अल्पाइन वर्सेस लोलैंड यारोस पॉपुलेशन, स्टेबल लोकल एडेप्टेशन। इको स्पीसीज, जेनेटिक चेंज सिग्निफिकेंट है, हेरिटेबिलिटी यस। डाइवर्जेंट फॉर्म्स विथ रिड्यूस्ड फर्टिलिटी, नियर स्पीसीज लेवल का चेंज आ जाता है इको स्पीसीज में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम अब एज इफेक्ट में, ठीक है, एज इफेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि लाइफ ऑन द बाउंड्री, की किनारों पे जीवन कैसा होता है, इकोलॉजिकल एज इफेक्ट। एज इफेक्ट्स आर द चेंजेस इन पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर दैट अकर्स एट बाउंड्री ऑफ टू और मोर हैबिटेट्स। एज फ्रेगमेंटेशन इंक्रीजेज द टोटल लेंथ ऑफ एज एक्सपैंड्स, मैग्नीफाइंग दिस इफेक्ट्स, ठीक है। तो एज इफेक्ट्स मतलब क्या हो गया कि एज इफेक्ट जो चेंज है पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर में, दैट अकर एट बाउंड्री ऑफ टू और मोर हैबिटेट्स। और अगर अगर फ्रेगमेंटेशन बढ़ेगा तो लेंथ एज का बढ़ते जाएगा, जो कि इस इफेक्ट को और बढ़ाता है। अब इफेक्ट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, देखते हैं आगे। एज इफेक्ट अबंडेंस फेनोमेना, इकोटोन ऑफन एग्जिबिट इंक्रीज्ड वैरायटी एंड डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। दिस अकर बिकॉज द एज जोन सपोर्ट्स स्पीसीज फ्रॉम बोथ बॉर्डरिंग इकोसिस्टम। जो बात किए थे कि जो इकोटोन होता है, जैसे ये ग्रासलैंड ये है और ये मैंग्रोव्स था, और ये हम पढ़े थे कि ये फॉरेस्ट है और ये मरीन इन्वायरमेंट था, तो ये जो वाला एरिया है, ठीक है, ये सपोर्ट करता है दोनों, ठीक है। एज जोन सपोर्ट्स स्पीसीज फ्रॉम बॉर्डिंग इकोसिस्टम, इस जोन के भी सपोर्ट करता है। यूनिक एज स्पीसीज एडेप्टेड टू ट्रांजिशनल कंडीशन क्लोनलाइज द एरिया। ये ट्रांजिशनल कंडीशन के इसमें बदल रहा है इस जोन से इस जोन में, तो इस एरिया में यूनिक स्पीसीज जाते हैं जो कि उस एरिया में ही पाए जाएंगे, एज में एरिया में। द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो हैबिटेट्स प्रोवाइड ग्रेटर रिसोर्सबिलिटी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होता है ना माइक्रो हैबिटेट्स का, कि इस हैबिटेट के अंदर भी छोटे छोटे, मतलब कि ये जैसे कि ये थोड़ा सा पानी है हो गया, इधर ज़्यादा पानी हो गया, इधर पानी ज़्यादा, ठीक है, टेरेस्ट्रियल कम है, इधर टेरेस्ट्रियल ज़्यादा पानी कम है, तो ये भी एक माइक्रो हैबिटेट हो गया इसके आधार पर, ठीक है। जैसे कि सपोज एग्जांपल है कि फॉरेस्ट में 15 स्पीसीज हैं, ग्रासलैंड में 12 स्पीसीज है, तो एज पे किनारों पे जो इकोटोन वाला रीजन है, ठीक है, उसमें 25 स्पीसीज हो गई। तो एज इफेक्ट क्या है, 7 स्पीसीज आई हुई हैं, ठीक है, एज की। अब यहाँ पे भी फिर से और अच्छे से इसको हम देखते हैं कि इकोलॉजिकल चेंजेज एट बाउंड्रीज इकोटोन्स वेयर टू डिफरेंट हैबिटेट्स मीट विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट। ये फॉरेस्ट के सपोज की 15 स्पीसीज एग्जाम्पल दिया, ग्रासलैंड के 15। तो इकोटोन एज पे कितने हो गए टोटल स्पीसीज फॉरेस्ट प्लस 7 यूनिक एज स्पीसीज है, तो क्या हो गया 25। एज इफेक्ट क्या, इकोलॉजिकल शिफ्ट इन कम्युनिटी स्ट्रक्चर दैट अकर वेयर हैबिटेट्स मीट। Habitat fragmentation create more issues. Human activities like building roads or farms break up the large habitats, increasing the age zones. कि किनारे उनके बढ़ते जाते हैं। इस डबल एज स्वर्ड्स है। इम्पैक्ट ऑफ एज की नेगेटिव, कि थ्रेट टू स्पेशलिस्ट, जो इंटीरियर स्पेशलिस्ट स्पीसीज हैं वो डिक्लाइन कर जाते हैं, क्योंकि ड्यू टू अल्टर्ड माइक्रो क्लाइमेट्स, कि उनका माइक्रो क्लाइमेट बढ़ गया। अब एज स्पीसीज सपोज की जंगल था, यहाँ से हवा जाती थी, ठीक है, और ये बीच का एकदम सपोज की जंगल था, और यहाँ पे बाहर से हवा आती थी तो स्लो हो जाती थी हवा, ठीक है। अब बीच में जंगल बन गया, क्या होगा, अभी यहाँ से बीच में ये स्पीसीज रहता था स्पेशलिस्ट, तो वो अब बीच में उसको काट दिया तो क्या हो गया, अब तो किनारे पे आ गया, था वो एक्सपोज हो गया ना, ठीक है, हॉटर ड्रायर या फिर हैबिटेट लॉस के कारण, या फिर हो सकता है कि क्या बोलते हैं, उसके जो प्रेडेटर्स हैं उससे भी एक्सपोज हो जाए, तो इस कारण से इनिगेटिव इम्पैक्ट होता है। गेटवे फॉर थ्रेड्स, एज प्रोवाइड इजी एक्सेस फॉर प्रेडेटर्स, पैरासाइट, इन्वेजिव स्पीसीज, ठीक है, लाइक लैंटना कामरा। फिर क्या है पॉजिटिव, क्या है बूस्ट टू बायोडाइवर्सिटी, इकोटोन्स कैन होस्ट स्पीसीज फ्रॉम बोथ एडिसेंट हैबिटेट्स प्लस यूनिक एज एडेप्टेड स्पीसीज। ये पॉजिटिव है कि हम दोनों साइड के वही हो सकते हैं स्पीसीज, प्लस कुछ यूनिक स्पीसीज उस रीजन में बन जा सकते हैं। इंक्रीज रिसोर्सेज होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ हैबिटेट्स क्रिएट्स ग्रेटर रिसोर्सबिलिटी एंड डाइवर्स इकोलॉजिकल नीड्स। तो ये एज इफेक्ट है। तो वही बात है डुअलिटी का, सोर्स ऑफ डाइवर्सिटी एंड थ्रेट, जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, कि इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी होता है अगर पॉजिटिव देखें तो, इनहेंस रिसोर्सबिलिटी होता है, हैबिटेट हेट्रोजेनिटी होता है कि कई अलग अलग तरह के नीस हो जाते हैं, जेनेटिक फ्लो होता है कि कैन एक्ट एज ए कॉरिडोर कनेक्टिंग पॉपुलेशन। लेकिन निगेटिव क्या है कि फ्रेगमेंटेड एज के कारण माइक्रो क्लाइमेट चेंज होता है, एज इज हॉटर ड्रायर एंड विंडियर, हार्मिंग इंटीरियर स्पीसीज, इन्वेजन एक्ट एज एंट्री पॉइंट्स फॉर जर्नलिस्ट एंड इन्वेजिव स्पीसीज जस्ट लाइक लैंटना कैमरा, ठीक है। इंक्रीज प्रेडेशन हो जाता है, पैसेटिव डिक्लाइन इन स्पेशलिस्ट, ठीक है। इंटीरियर डिपेंडेंट जो स्पीसीज तो डिक्लाइन हो जाते हैं क्योंकि कोर हैबिटेट श्रिंक कर गया, ठीक है, अब वो कोर हैबिटेट किनारे पे आ गया है अब, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं डिफरेंस एज स्पीसीज और इंटीरियर स्पीसीज के बीच में।
तो एज स्पीसीज और इंटीरियर स्पीसीज के बीच का डिफरेंस देख लें। तो पहला क्या है डिफरेंस, पहला डिफरेंस क्या है कि थराइव इन ट्रांजिशन जोन्स बिटवीन हैबिटेट्स। इंटीरियर स्पीसीज क्या है, रिक्वायर्स लार्ज अनडिस्टर्ब ट्रैक्ट्स डीप विद इन इकोसिस्टम। इकोलॉजिकल रूल क्या देखें, तो जनरलिस्ट एक्सप्लॉइटिंग एज रिसोर्सेज, हाई एडेप्टेबिलिटी टू डिस्टर्बेंस, कि वो भाई एज पे ही रह रहे हैं किनारों पे, ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत चेंजेस भी होता है तो उसको आसानी से अडेप्ट कर जाते हैं। स्पेशलिस्ट डिपेंडेंट ऑन स्टेबल इंटीरियर कंडीशन, तो वो चेंजेस को उतने ठीक क्या बोलते हैं अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। एबिलिटी हाई है, टॉलरेंट टू माइक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस, प्रेडेशन लो है, हाईली सेंसिटिव टू फ्रेगमेंटेशन एंड एज इफेक्ट्स। हैबिटेट प्रेफरेंस क्या होता है जनरलिस्ट का, तो फॉरेस्ट एजेस, फील्ड मार्जिन, डिस्टर्ब एरियाज। जो कोर वाले होते हैं उन्हें डीप फॉरेस्ट कोर चाहिए, लार्ज कंटिन्यूअस हैबिटेट चाहिए। एग्जाम्पल जैसे वाइट टेल डेयर है, इंडिगोज बंटिंग्स हैं, रॉबिन्स हैं, इन्वेजिव वीड्स हैं। इंटीरियर में स्पोर्टेड काउल हो गया, न्यू ट्रॉपिकल माइग्रेटरी सॉन्ग बर्ड्स हो गया। कंजर्वेशन इम्पैक्ट इंक्रीजेज विद फ्रेगमेंटेशन ऑफन लेस थ्रेटेंड, डिक्लाइन शार्पली एज कोर एरिया श्रिंक्स, हाईली वल्नरेबल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है इकोलॉजिकल नीच, इसको देखते हैं कि इसमें ठीक है। तो नीच को देखने का थ्री लेंसेज ऑन द नीच फ्रॉम हैबिटेट टू हाइपर वॉल्यूम। द मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीच वाज बिल्ट अपॉन द कंट्रीब्यूशन ऑफ थ्री पायनियरिंग इकोलॉजिस्ट। जो तीन इकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, हमारा मॉडर्न स्टैंडिंग जो है नीच का वो इनके ही क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन थे, जोसेफ ग्रीनेल। ठीक है, तो जोसेफ ग्रीनेल थे 1917 में। तो उन्होंने कहा डिफाइन किया था कि नीड्स बाय ए स्पीसीज हैबिटेट एंड इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट, एबायोटिक फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर मॉइस्चर, व्यूड द नीड्स एज ए एट्रीब्यूट ऑफ इन्वायरमेंट। तो उनका कहना था कि भाई जो नीड्स है वो स्पीसीज का जो हैबिटेट और इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके हिसाब उन्होंने बोला कि पता के हिसाब से कि भाई जहाँ पे रहता है उस हिसाब से उन्होंने बताया था कि हाँ ये स्पीसी अगर ये यहाँ रह रहा है तो वो उसका इन्वायरमेंटल नीड्स है। फिर है चार्ल्स एल्टन साहब 1927 में आते हैं। ये प्रोफेशन मतलब emphasizes the species functional role in the food web, its topic position, describe what a species does in its community। कि वो इस आधार पे बताया था कि वो स्पीसीज अगर जहाँ पे है रहता है ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या कर रहा है उस आधार पे इन्होंने इकोलॉजिकल नीड्स को डिफाइन किया कि वो प्रेडेटर है कि ग्रेजर है कि क्या है। ठीक है, फिर आते हैं एवलिन साहब, ठीक है, हचिंसन साहब। उनका कहना था कि यूनिफाइड प्रीवियस कॉन्सेप्ट एंड प्रोवाइडेड ए मॉडर्न क्वांटिटेटिव डिफिनीशन, डिफाइंड द निश एज ए एन ठीक है एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम। क्रूसली ही फ्रेम्ड दैट द निश एज एन एट्रीब्यूट ऑफ स्पीसीज इटसेल्फ नॉट द इन्वायरमेंट। उन्होंने बोला कि भाई जो स्पीसीज का एट्रीब्यूट है, निश को बताया कि वो स्पीसीज का एट्रीब्यूट है, ठीक एट्रीब्यूट है ना कि इन्वायरमेंट का। ठीक है, तो ये हाइपर वॉल्यूम वाला लेके आए थे। उन दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के उन्होंने जो बाकी और भी कॉन्सेप्ट थे उनको मिला के मॉडर्न मेथड बताया कि जो हमारा नीस हो गया इकोलॉजिकल नीस हो गया कि वो ऐसा एरिया है पर जहाँ पे कि स्पीसीज रहता है और उसका वो इंटरेक्ट करता है बायोटिक कंपोनेंट से अपने इन्वायरमेंट से, और वहाँ पे जो उसका रोल है उस हिसाब से वो इकोलॉजिकल नीस कहलाएगा। ठीक है, ये एक प्रेडेटर है और वो कहाँ रहता है वो दोनों मिला के। तो वो बोला कि स्पीसीज कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, स्पीसीज कहाँ रह रहा है उसके हिसाब से, ना कि इन्वायरमेंट के हिसाब से। फिर है कि पोटेंशियल वर्सेस रियलिटी, फंडामेंटल एंड रियलाइजनेस। तो जो हचिंसन साहब हैं उन्होंने डिस्टिंग्विश किया, ठीक है, बिटवीन द थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज फॉर ए स्पीसीज एंड द एक्चुअल स्पेस इट ऑक्युपाइज ड्यू टू बायोटिक प्रेशर। ठीक है, कि भाई नीज तो उसको सपोज की इच्छा है कि 10 कमरे वाले रूम में रहे, ठीक है, लेकिन हमारे पास है 1 कमरे वाला रूम तो हम उसी में रह रहे हैं। तो रियलाइज नीज क्या है कि 10 कमरे वाला रूम, ठीक है, नहीं फंडामेंटल नीज क्या है 10 कमरे वाला रूम, लेकिन हम रह क्या रहे हैं 1 कमरे में। अगर आसान भाषा में समझे, नॉट टेक्निकली राइट बट अगर समझना चाहें तो फंडामेंटल नीज किसी स्पीसीज का क्या हो गया कि द फुल रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन अंडर विच स्पीसीज कैन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन द एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिटर एंड प्रेडेटर्स। ठीक है, यदि एग्जाम को सोचे कि फंडामेंटल नीज ये है कि हम गए एग्जाम देने, ठीक है, हमारे लिए 1 सीट चाहिए और उतने ही बच्चे आए हैं, हमें 1 सीट मिल गया, कोई कंपटीशन नहीं है, 400 अगर सीट है तो 400 में गए, 400 लोग सेलेक्ट हुए, बस ये हो गया फंडामेंटल नीड्स। लेकिन रियलाइज नीड्स क्या है अगर समझे तो भाई ऐसे नहीं होता, 400 सीट है तो 40 लाख लोग आ रहे हैं तो वो अब कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ कंडीशन स्पीसीज एक्चुअली ऑक्युपाइज ड्यू टू बायोटिक इंटरेक्शन लाइक कंपटीशन। तो अब रियलाइज नीड्स में क्या होता है, कंपटीशन हो रहा है उसके कारण स्ट्रेस होगा, सब कुछ होगा।
ठीक है। तो रियल लाइफ ये है और ये जो हम एस्पायर करते हैं। सेम गोज विथ ऑर्गेनिजम्स, सबके साथ ऐसा चल रहा है। ठीक है। तो क्लासिकल एग्जांपल इंटरटाइडल बार्नकल्स। जो इंटरटाइडल बार्नकल्स होते हैं, इट फंडामेंटल नीज स्पैनिंग द इंटायर टाइडल जोन्स। हाउएवर कंपटीशन फ्रॉम द लार्जर बार्नकल्स excludes it from the lower more desirable zones, therefore the relied niche of, ठीक है, जो बार्निकल है इज रिस्ट्रिक्टेड टू अपर इंटरटाइडल जोन वेयर द बालानस कैनट सर्वाइव। जो हमारा लार्जर बार्निकल्स है, ठीक है, वहाँ पर नहीं सर्वाइव कर सकता, तो इसलिए वो, मतलब कि जो बार्निकल्स है वो पूरे ऊपर से नीचे तक इंटरटाइडल जोन में रह सकता है। लेकिन क्या है कि जो बार्निकल है, लार्जर बार्निकल है, वो नीचे वाले एरिया में रह सकता है। इसी कारण से क्या है, तो जो नॉर्मल बार्निकल है, ठीक है, जो थैलेमस है, वो सिर्फ इतने एरिया में रह रहा है, वो नीचे तक लेकिन रह सकता है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं है नीचे तक, क्योंकि इस एरिया में इनका कब्जा है। ठीक है। इकोलॉजिकल नीश is not just an organism's address but its profession, its unique functional role within an ecosystem. This includes all the environmental factors and interspecies relationship that influence the species ability to survive and reproduce. इसके बारे में बात किए थे। तो यहाँ पे है फ्रॉम थियरी टू रियलिटी कि क्या क्या जो भी है, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट है, पीएच है, लाइट है, सब कुछ। ठीक है। बायोटिक इंटरेक्शन है, प्राइमरी डाइवर्स हो गए, साइज हो गया। ठीक है। तो ये फंडामेंटल नीचे द फुल रेंज ऑफ कंडीशन स्पीसीज कुड यूज विदाउट कंपटीशन एंड प्रेडेटर्स। ठीक है। लेकिन रियलाइज नीस के एक्चुअल ये स्मॉल सबसेट है फंडामेंटल नीस का, और बायोटिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। नीच डायनेमिक्स की कंपटीशन है, competitive exclusion principle कि two species competing for the exact same limited resource cannot coexist indifferently, one will be outcompeted। ठीक है। फिर नीच का ब्रेथ का देखें तो स्पेशलिस्ट वर्सेस जर्नलिस्ट की बात है कि जो स्पेशलिस्ट और नैरो नीच है कि उनका भाई इक्विडिपस ही पत्ते खा रहा है कोआला, तो उसको किसी और कोआला अगर इक्विडिपस खत्म हो गया तो खत्म इसकी कहानी। जो जर्नलिस्ट है कि भाई वो कुछ भी खा सकता है। ठीक है। तो भाई अगर ये नहीं है तो ये खा रहा है, ये नहीं है तो ये खा रहा है, ये नहीं तो ये खा रहा है, कुछ नहीं। ठीक है। तो जो स्पेशलिस्ट उनके साथ समस्या है कि स्पेसीज वेरी इन नीश विड्थ फ्रॉम नैरो स्पेशलिस्ट टू ब्रॉड जर्नलिस्ट विच डिटरमाइंस देयर एडेप्टेबिलिटी। तो जो जर्नलिस्ट है उसका एडेप्टेबिलिटी जानते हैं, जो स्पेशलिस्ट है उसका एडेप्टेबिलिटी कम है। ठीक है। तो ये बात। अब है आर्ट ऑफ कोएग्जिस्टेंस, नीड्स पार्टीशनिंग एंड कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। तो यहाँ पे गवर्निंग प्रिंसिपल है, तो जो गवर्निंग प्रिंसिपल है तो वो है गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट टू स्पीसीज कंपीटिंग फॉर द एग्जैक्ट सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज कैनॉट कोएग्जिस्ट इंडिफिनिटली। अगर एक लड्डू है उसके लिए दो लोग लड़ रहे हैं तो हमेशा एक जीवन भर एक साथ ही नहीं रह सकते। ठीक है। एक को लड्डू मिल जाएगा और एक को वहां से जाना पड़ेगा कि एलिमिनेट द अदर, वन विल इवेंचुअली आउट कम्पीट एंड एलिमिनेट द अदर। एक मुक्के मार के दूसरे से लड्डू ले लेगा, ठीक है, और वो दूसरे को मुक्का खा के वो जाना पड़ेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि लड्डू लिमिटेड है, एक ही लड्डू है। ठीक है। अगर लड्डू हो जाए 1000 पीस तो फिर तो लड़ाई नहीं है, वो अपना कोने में खा रहा है, वो अपने खा रहा है। ठीक है। दिस प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स वाई रिलाइज नीस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज स्मॉलर देन द फंडामेंटल नीस। ठीक है। उसके बाद सोल्यूशन क्या है, नीड्स पार्टीशनिंग कर लो, रिसोर्स पार्टीशनिंग कर लो। टू को एग्जिस्ट कंपीटिंग स्पीसीज इवॉल्व टू यूज रिसोर्स डिफरेंटली। ठीक है। रिड्यूसिंग नीड्स ओवरलैप टू दिस डिफरेंशिएशन कैन अकर्स अक्रॉस सेवरल डायमेंशन। कि भाई अगर लड्डू है, ठीक है, तो ऐसा करो कि लड्डू है तो लड्डू की लड़ाई की जगह थोड़ा थोड़ा बांट लो। ठीक है। कि इसके अंदर लड्डू के अंदर सपोज कि लड्डू है और लड्डू के अंदर आलमंड है एक, तो ठीक है, आलमंड हम मुझे दे दो और लड्डू का जो बनता है बेसन से वो आप रख लो। तो ये एक सॉल्यूशन है। तो वो है, उसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स पार्टीशनिंग कि रिसोर्स इतना ही है बट उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें आ गया स्पेशियल पार्टीशनिंग यूजिंग डिफरेंट एरियाज विद इन द सेम हैबिटेट कि चलो भाई एक जगह नहीं रहेंगे, हम अलग अलग जगह रहेंगे। जैसे कि डिफरेंट फॉरेस्ट वाबलर्स हैं फीडिंग इन डिफरेंट स्टेटा ऑफ द सेम ट्री। कि वाबलर्स होते हैं तो क्या करते हैं कि पेड़ होता है ना, तो एक स्पीसीज वाबलर का ऊपर पत्ते को खाता है, एक स्पीसीज नीचे रहता है, एक स्पीसीज और नीचे रहता है। फिर टेम्पोरल पार्टीशनिंग कि बीइंग एक्टिव एट डिफरेंट टाइम ऑफ डे और सीजन्स। सपोज कि एक लैपटॉप है, मूवी देखना है, आप है और आपका भाई बहन जो भी है, तो आप डिसाइड करोगे चलो भाई अभी हमें दिन में देख लेते हैं, तुम रात को देखना। ठीक है। ऐसे। फिर डाइटरी पार्टीशनिंग कि स्पेशलाइजिंग ऑन डिफरेंट फूड रिसोर्सेज। जैसे कि डार्विन फिंचेज हैं, तो उन्होंने क्या किया कि अपने बीक शेप ही बदल गया टू ईट डिफरेंट सीड्स।
कि जो डार्विन फिंचेस का बहुत ही मस्त है, मतलब इसलिए कि बहुत ही अच्छा स्टडी है वो, कि जो फिंचेस थे तो उन्होंने क्या किया कि कंपटीशन होने लगा रिसोर्स के लिए, तो उसमें क्या कुछ फिंचेस का इवोल्यूशन हुआ, और वो धीरे धीरे इवोल्यूशन होते होते उनके कुछ के बिग्स ऐसे हो गए कि वो क्या क्या कीड़े मकोड़े को खा पाए, कुछ के बिग्स का शेप ऐसा रहा कि वो नट्स को खा सके। ठीक है, तो ऐसे करके चेंजेस हो गए उनके अंदर। फिर ये मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन एंड इवोल्यूशनरी चेंजेस इन स्पीसीज कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट दैट रिड्यूसेस कंपटीशन, कि भाई उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो गया कि वो कंपटीशन कम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया नीस पार्टिशनिंग और कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन की बातें। चलते हैं नेक्स्ट। फिर इकोलॉजिकल गिल्ड की बात है। ठीक है, तो इकोलॉजिकल गिल्ड्स क्या है कि फंक्शनल रिसोर्स एक्सप्लॉइटर स्पीसीज एक्सप्लॉइटिंग द सेम क्लास ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्स इन सिमिलर वे इरिस्पेक्टिवली ऑफ फाइलोजेनी। गिल्ड्स ऑर्गेनाइज कम्पिटिटिव इंटरेक्शन एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर। ठीक है, कि स्पीसीज एक्सप्लॉइटिंग द सेम क्लास ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज इन सिमिलर वेज। ठीक है, इनका फाइलोजेनिक जैसा भी हो, लेकिन वो अगर स्पीसीज हैं, अगर सेम क्लास के हैं, तो वो इन्वायरमेंटल रिसोर्स सिमिलर वे में क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि नेक्टर फीडर है, तो रिसोर्स एक्सप्लॉइट करता है फ्लोरल नेक्टर, कि भाई नेक्टर चाहिए पत्तों मतलब फूलों से। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल एग्जांपल्स जैसे हमिंग बर्ड्स हैं, ठीक है, स्पिनिक्स मॉथ्स हैं, बैट्स हैं। ठीक है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन उनका क्या है, तो उनको अगर चाहिए फ्लोरल नेक्टर तो चाहिए भाई। ठीक है, तो, तो फंक्शनल कन्वर्जेंस क्या होगा कि उनका बीक लंबा हो जाएगा, होवरिंग फ्लाइट कर सकते हैं, हाई मेटाबॉलिज्म होगा, तो ये सब में देखने को मिलेगा सारी स्पीसीज। जबकि ये हमिंग बर्ड से आते हैं, ठीक है, स्पिनिंग मॉस क्या है, लेपिडोप्टेरा से आते हैं, ठीक है, बैट्स के अलग स्पीसीज हैं, लेकिन क्या है अलग अलग फैमिली से होते हुए भी इनका जो फंक्शनल कन्वर्जेंस है वो सेम है। और इसको क्यों, क्योंकि उन्हें सेम तरह का रिसोर्स एक्सप्लॉइट करना है। सेम गोज विथ सीड प्रेडेटर्स हो गए, आप एग्जांपल पढ़ लेना यहाँ पे, ठीक है, पहुंच करके। ठीक है, एरियल इंसेक्टिवोर्स हो गया है, फिर बार्क फॉरेजर्स हो गए, लिटर डिकम्पोजर्स हो गए। ठीक है, कि जैसे लीफ लिटर ऑर्निक मैटर है, तो मिलीफिड्स हो गए, अर्थवर्म्स हो गए, स्प्रिंगटेल्स हो गए, ये सब अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन इनको क्या लीफ लिटर ऑर्निक मटेरियल खाना है, तो इसकी उनका जो फंक्शनल कन्वर्जेंस देखा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल गिल्ड्स। ये सेम तरह के इन्वायरमेंट में वो रहते हैं, क्योंकि उन्हें सेम तरह का चाहिए चीज़। ठीक है, वो लेकिन अलग अलग स्पीसीज के हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल, फिर नेक्स्ट हमारा इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स, कन्वर्जेंट नीश ऑक्यूपेशन। इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स आर अनरिलेटेड स्पीसीज दैट ऑक्यूपाई सिमिलर नीश इन डिफरेंट जियोग्राफिक रीजन्स। ठीक है, कि सिमिलर इन्वायरमेंट चाहिए, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, अनरिलेटेड स्पीसीज। ठीक है, जैसे कि अब है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट, कन्वर्जेंट नीश ऑक्यूपेशन, टैक्सोनॉमिकली अनरिलेटेड स्पीसीज ऑक्यूपाइंग एनालोगस नीश अक्रॉस बायोजियोग्राफिक रिलेम्स थ्रू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ये भाई मतलब टैक्सोनॉमिकली अनरिलेटेड स्पीसीज में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो एक ही तरह के नीश को ऑक्यूपाई करते हैं अलग अलग एरियाज। जैसे कि टेम्परेट ग्रासलैंड में है, तो वहाँ पे क्या है, इकोलॉजिकल रूल क्या है, लार्ज ग्रेजर चाहिए, क्योंकि घास से तो घास चरने वाले चाहिए। तो अमेरिका में बाइसन है, वो भी घास चरता है। अगर यूरेशिया अफ्रीका में देखो, ओल्ड वर्ल्ड में, तो ठीक है, अलग अलग बायोलॉजिकल रेंज है, तो वहाँ पे भी जो वाइल्ड हॉर्स है वो भी वही काम करता है। ऑस्ट्रेलिया में देखे रेड कंगारू है, तो भी यही काम करता है। ठीक है, इनके अंदर सिमिलरिटी क्या है कि बल्क फीडर्स हैं, माइग्रेटरी हर्ड्स हैं, ग्रासलैंड मेंटेनेंस करते हैं। सेम देखिए अगर हम पोलर मराइन में, तो यहाँ पे एपेक्स पिसीवोर्स चाहिए कि मछली खाने वाले, तो सी लायंस हो गए। अगर न्यू वर्ल्ड में देखे, ओल्ड वर्ल्ड में देखे तो वेडल्स हो गए, सील्स हो गए, लेपर्ड सील्स हो गए ऑस्ट्रेलिया में। उनका क्या है कि ब्लबर इंसुलेशन से हैं, फिश और क्रिल प्रेडेशन करते हैं, फास्ट परस्यूट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस एरिया में, भले ही अलग अलग जियोग्राफिकल रेल में रहते हैं, लेकिन वो क्या क्या करते हैं कि बिल्कुल, और वो स्पीसीज भी अनरिलेटेड है, मतलब एक दूसरे में देखने में भी अलग हो सकता है, साइज शेप में भी अलग हो सकता है, लेकिन उनको जो एनालोगस नीस है वो सेम है। क्यों, क्योंकि उनका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो यही है, कोरल लीफ में है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में है, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल पहुंच करके। ठीक है, फिर है क्या, ठीक है, कि साइने सुए। ठीक है, साइनोसिए, साइनोसिए में अब हम देखते हैं कि क्या होता है ये। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर लाइफ फॉर्म असेंबलीज। तो साइनोसिया
ठीक है। साइनोसिया इज ए ग्रुप ऑफ प्लांट स्पीसीज विद इन ए वेजिटेशन कम्युनिटी दैट शेयर सिमिलर लाइफ फॉर्म्स एंड इकोलॉजिकल नीसेस फॉर्मिंग ए फंक्शनल सब यूनिट ऑफ कम्युनिटी। ये एक ग्रुप ऑफ प्लांट स्पीसीज हैं विद इन वेजिटेशन कम्युनिटी दैट शेयर सिमिलर लाइफ फॉर्म्स, जो कि सिमिलर लाइफ फॉर्म को शेयर करते हैं, एंड इकोलॉजिकल नीड्स फॉर्मिंग ए फंक्शनल सब यूनिट ऑफ कम्युनिटी। जैसे कि रेन फॉरेस्ट में, ठीक है, साइनोसिया लेयर जो हो गया सिनुसिया लेयर जो हो गया, साइनोसिया लेयर हो गया एपिफाइटिक, ठीक है। लाइफ फॉर्म्स क्या वास्कुलर एपिफाइट्स हैं। माइक्रो हाइड्रेटिक रिक्वायरमेंट चाहिए, बार्क मॉइस्चर रिटेंशन, कैनोपी शेड, एरियल रूट्स, ये सब चाहिए, ठीक है। टेम्परेट फॉरेस्ट में क्या हो गया, ब्रायोफाइट्स हैं, ग्राउंड मॉस हो गए, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं वेजिटेशन कम्युनिटी में जो सिमिलर लाइफ फॉर्म्स को और इकोलॉजिकल नीड्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे ग्रासलैंड में हो गया लीटर हो गया लेयर, तो माइक्रो डिकम्पोजिशंस हैं, ठीक है, तो वो हर जगह वैसे ही पाए जाएंगे। तो ये हमारा, ठीक है, सीनुसिया के बारे में होगा। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक इको जियोग्राफिक रूल्स, ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो ये इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो इको जियोग्राफिक रूल्स तो समरी देखते हैं कि पहला है बर्गमैन्स रूल्स कि लार्जर बॉडी साइज इन कोल्डर क्लाइमेट्स फॉर हीट रिटेंशन, ठीक है, कि जो कोल्डर क्लाइमेट्स में अगर ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनका बॉडी साइज ज़्यादा होगा, ठीक है। थर्मल और क्लाइमेट के आधार पर, फिर थर्मल क्लाइमेट के आधार पर देखें एलेंस रूल, इस शॉर्टर अपेंडेज इन कोल्डर क्लाइमेट्स टू मिनिमाइज हीट लॉस, ठीक है। जो अपेंडेजेस होते हैं वो कोल्डर क्लाइमेट में छोटे होते हैं ताकि हीट लॉस कम से कम हो सके, ठीक है। जैसे कि देखा जाए यहाँ पे तो शॉर्ट ईयर है आर्कटिक फॉक्स का, वहीं फेनेक फॉक्स का लॉन्ग ईयर्ड है, ठीक है। फिर है ग्लोगर्स रूल्स, पिगमेंटेशन, डार्क पिगमेंटेशन इन ह्यूमिड इन्वायरमेंट, ठीक है, बैक्टीरिया प्रोटेक्शन कैमोफ्लेज के लिए कि ह्यूमड, जैसे कि ह्यूमिड फॉरेस्ट में जो बर्ड है वो डार्क होते हैं, वहीं एरिड एरिया में जो होते हैं वो हल्के होते हैं, ताकि और कैमोफ्लेज के लिए भी है ना, स्नो वाले में हल्के रंग के ही होंगे ताकि स्नो के साथ मिक्स कर सकें, तब कैमोफ्लेज कर सकें, नॉट मिक्स। फिर है ये आइलैंड इवोल्यूशन के आधार पर फॉस्टर्स रूल, कि आइलैंड रूल जो है फॉस्टर्स रूल है कि स्पीसीज साइज चेंजेज ऑन आइलैंड्स ड्यू टू रिसोर्स लिमिटेशन, ड्वार्फिज्म और लैक ऑफ प्रेडेटर, ठीक है। कि आइलैंड पे क्या हो सकते हैं कि हो सकता है बहुत बड़े भी हो जाएं अगर प्रेडेटर नहीं है, ठीक है, कि बहुत बड़े बड़े स्पीसीज हो गए कि मेन लैंड पे वो कम पाए जा रहे, छोटे पाए जाते हैं, लेकिन आइलैंड पे कोई प्रेडेटर नहीं है। या फिर हो सकता है कि उनके साइज छोटे भी हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पे रिसोर्स कम है, ठीक है, जैसे कि पिग्मी मैथमॉथ, ये आइलैंड ड्वार्फिज्म है, ठीक है। तो ये दोनों देखने को मिलता है हमें कि आइलैंड ड्वार्फिज्म और आइलैंड, ठीक है, गिगैंटिज्म। फिर है कोप्स रूल की इवोल्यूशनरी साइज की टेंडेंसी ऑफ बॉडी साइज टू इंक्रीज ओवर इवोल्यूशनरी टाइम, कि पहले छोटे थे एंसेस्ट्रल हॉर्स छोटे थे, धीरे धीरे लार्ज मॉडर्न हॉर्स बड़े होते गए, कि समय के साथ बढ़ते गए, बड़े होते गए। फिर है डेपापोर्ट्स रूल की रेंज साइज, ठीक है, ये रेंज साइज की स्पीसीज रेंज आर लार्जर एट हायर लैटिट्यूड्स ड्यू टू ब्रॉडर क्लाइमेटिक टॉलरेंस, ठीक है, कि जो स्पीसीज हैं वो हायर जो लैटिट्यूड में रहते हैं उनका ब्रॉडर क्लाइमेटिक टॉलरेंस के कारण, ठीक है, उनका रेंज ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर है थॉर्सन्स रूल कि डायरेक्ट डेवलपमेंट फेवर्ड इन कोल्डर पोलर वाटर्स, ठीक है, पेलाजिक लार्वस इन ट्रॉपिक्स, कि डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्ज एग्स होते हैं कहाँ पे, कोल्डर कोल्ड पोलर वाटर्स में, जबकि जो टॉपिक्स के जो वाटर होते हैं वहाँ पे लार्वे होते हैं, मैनी स्मॉल एग्स होते हैं, ठीक है। फिर है जॉर्डन्स रूल कि फिश वटेवे, कि मोर वटेवे इन फिश फ्रॉम कोल्डर वाटर ड्यू टू स्लो वर्ल्ड डेवलपमेंट, कि जो कोल्डर वाटर में जो फिश होती हैं उसमें जो वटेवे होते हैं, कांटे कह सकते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, क्यों, क्योंकि स्लोअर डेवलपमेंट होता है, और वार्म वाटर में वटेवे कम होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इको जियोग्राफिक रूल्स हैं, थोड़े इससे सवाल आते हैं और बहुत बेसिक से आते हैं, तो ये किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा और भी लिख दिया बर्गमैन्स रूल्स का, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ सब कुछ, एलेंस रूल का, ग्लोगस रूल का, एलन रूल्स का, ठीक है, बॉगर्ट्स रूल का, कि मोर इंटेंस पिगमेंटेशन होता है कोल्ड क्लाइमेट्स में, ठीक है, थर्मो रेगुलेशन बाय ऑब्जर्विंग हीट्स हो गया, तो ये सब है। इसमें क्या हो गया कि डार्कर रिप्टाइल्स होते हैं कूलर रीजन्स में, ठीक है, बोगर्ट्स रूल में डार्कर होते हैं, ठीक है। और जो वो पिगमेंटेशन वाला जो था वो ग्लोगर्स रूल था जिसमें कि बर्ड के बारे में था, ठीक है।
लेकिन जो बोगर्ट्स रूल में क्या है कि ज़्यादा इंटेंस पिगमेंटेशन होते हैं कोल्ड क्लाइमेट में, क्योंकि थर्मो रेगुलेशन ऑब्जर्विंग बाय हीट, जैसे इक्टोथर्म्स रेप्टाइल्स होते हैं उसमें डार्क होता है ताकि वो जितना भी हीट है उसको ऑब्जर्व कर सके। फिर है सिंथेसिस एंड इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम, कि अक्सर हमारा इकोसिस्टम ऐसे दिखता है, ठीक है, कि नीस पार्टीशनिंग भी हो रहा है, वहाँ पे इकोटोन भी है, एज इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है, ग्रासलैंड है, अल्फा डाइवर्सिटी है, ठीक है, बीटा भी डाइवर्सिटी है, फिर ओवरऑल गामा डाइवर्सिटी है, हैबिटेट है, और हमेशा रिलाइज नीस फंडामेंटल नीस से छोटा होगा, ठीक है। द डाइवर्सिटी में मेजर पैटर्न इज a result of how species are distributed across habitat and their ecotones. Within these species, the functional role of niche they occupy, shaped by competition and coexistence, determine their persistence. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग these interconnected layers in the is the essence of modern ecology, कि सब कुछ एक साथ ही होते रहता है, ठीक है, अलग अलग से नहीं। तो थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम टू दिस लेक्चर, और अगर अच्छा लगा तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है, आप इसको देखें, लाइक शेयर कमेंट करें वीडियो के नीचे, सो दैट कि थोड़ी रीच बढ़े, थोड़ी सी, आई थिंक ये कंटेंट वाइज मुझे लगता है कि ठीक है, मे बी नॉट द बेस्ट बट इट्स लाइक कि बेटर, आई डोंट नो, लाइक कि प्लीज़ लेट मी नो कि अगर बहुत सारे कुछ कुछ और इम्प्रूवमेंट करने, अगर पुअर है तो और भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको सिर्फ एकदम टेक्स्टफुल टाइप स्लाइड चाहिए तो उस तरह भी बना सकते हैं, ग्राफिक्स की जगह ग्राफिक्स कम रखेंगे, ठीक है, जैसा हो बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे कुछ चीज़ें जल्दी आएंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।